Hello my amazing students, welcome to Science and Fun. I am Deepika, your English educator and I hope that you all are doing fine. आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे आपकी बी हाइव बुक की एक बहुत ही अमेजिंग पोएम विच इज विंड। आई एम श्योर इससे पहले आप लोगों ने ऑलरेडी अपनी छोटी क्लासेस में विंड से रिलेटेड कुछ ना कुछ पढ़ा होगा, चाहे चैप्टर्स में पढ़ा हो, चाहे किसी पोएम में पढ़ा हो, या आपने साइंस में भी ये टॉपिक पढ़ा होता है जिसमें हमें डिफाइन करते हैं कि भाई मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। तो मैं आपको कोई साइंटिफिक डेफिनेशन देने नहीं आई हूँ। यू नो कि लिटरेचर में हर एक एलिमेंट का, हर एक सिंबल का एक बहुत ही इन डेप्थ मीनिंग होता है। तो भाई विंड को कैसे डिनोट किया है हमारे पोएट सुब्रमण्यम भारती ने, वो हम आज पूरे इस वीडियो में जानेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग लेंगे चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, उसके बाद हम लोग करेंगे इसकी पोएटिक डिवाइसेस भी, बिकॉज वो भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। और इस वीडियो से रिलेटेड जो भी पूरी पीपीटी है ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, तो मेक श्योर आपने चैनल को ज्वाइन किया है और सेशन के साथ आप वहाँ जाकर चेक भी कर सकते हो, आपको ये पीपीटी जो है वहाँ पर अपलोडेड मिलेगी। तो हम फटाफट से अपनी इस पोएम को शुरू करते हैं। अब एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हम पहले इस पोएम का लेंगे। तो देखो यार, पोएट सुब्रमण्यम भारती जो है वो विंड इस पोएम के थ्रू आपको ये नहीं बता रहे हैं कि हवा कैसे चलती है, वो हमें बता रहे हैं कि लाइफ में देखो जैसे कि विंड का एक अनएक्सपेक्टेड अराइवल होता है, बिल्कुल वैसे ही हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स भी अनएक्सपेक्टेड वे में ही आती हैं। ऐसा तो नहीं है ना किसी के साथ कि किसी को बताकर प्रॉब्लम आई है कि नॉक नॉक मैं तुम्हारी लाइफ की प्रॉब्लम हूँ, मैं तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी हूँ, ऐसा तो नहीं होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे विंड एकदम अनएक्सपेक्टेड वे में आपको पता ही नहीं होता और अचानक से आप अंदर से बाहर जाते हो तो तेज़ हवा चलने लगती है, बिल्कुल वैसे ही लाइफ में प्रॉब्लम्स भी आती हैं। अब यहाँ पर सुब्रमण्यम भारती हमें क्या सजेस्ट कर रहे हैं? सुब्रमण्यम भारती हमें बता रहे हैं कि देखो यार, लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है ना, अगर उसके सामने आप एक वीकलिंग बनकर रहोगे, वीकलिंग यानी कुछ भी वीकर, कोई भी ऐसा एलिमेंट बी इट लिविंग नॉन लिविंग जो वीक है, स्ट्रक्चर वाइज वीक हो सकता है, आप मेंटली वीक हो सकते हो, तो हर किसी को वीकलिंग के टर्म से डिनोट किया है यहाँ पर हमारे पोएट ने। सो ही सेज कि भाई देखो इस तरह की हार्डशिप्स के सामने वीकलिंग्स जो है वो बिल्कुल डल पड़ जाते हैं, वो बुरे डिसीजंस, गलत डिसीजंस की तरफ चले जाते हैं, टूट जाते हैं। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग फ्लेम्स होती हैं, जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं, जो डिटर्मिन्ड होते हैं, फोकस्ड होते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करना जानते हैं, तो वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते चले जाते हैं। तो इस पूरी पोएम का देखो अगर आप अपनी स्टूडेंट लाइफ में से अप्लाई करते हो तो ये और भी ज़्यादा इफेक्टिव आपको लगेगी। होता क्या है कि हमारे पास जब कुछ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लगता था मैथ्स, तो अगर मेरी सबसे बड़ी गलती कहती है कि मैथ्स डिफिकल्ट है तो आपको करने ही नहीं चाहिए क्वेश्चन, है ना, अवॉइड करते हैं हम उस सब्जेक्ट को कि नहीं यार हमसे पढ़ा ही नहीं जा रहा है। कब तक आप उसे अवॉइड करोगे? नहीं कर सकते हो, इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट्स अ पार्ट ऑफ योर एकेडमिक लाइफ, नहीं कर सकते। इट्स बेटर कि आप उसको फेस करो, राइट? आप उसको फेस करो, आप और 10 क्वेश्चन बढ़ा दो अपने अकाउंट में, तो कैसे आपको प्रॉब्लम लगेगी, है ना। बेसिकली सुब्रमण्यम भारती हमें सिखा रहे हैं कि हमें लाइफ की प्रॉब्लम से फ्रेंडशिप कर लेनी चाहिए। तो इधर उधर की फ्रेंडशिप फिलहाल छोड़ो और अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स एंड हार्डशिप्स को दोस्त बना लो, बिकॉज वो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो सकती है। तो हम फटाफट से एक शॉर्ट इंट्रो लेते हैं इस पोएम का। आई होप आप समझ गए होंगे कि बेसिकली इस पूरी पोएम में है क्या। अब सुब्रमण्यम भारती जो है वो फोकस कर रहे हैं विंड के इनक्रेडिबल अमेजिंग स्ट्रेंथ पर, कि भाई विंड जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वो आराम से वीक स्ट्रक्चर्स को बिल्कुल शैटर कर देती है, तोड़ के रख देती है। एंड ही यूजेज इट एज अ वे टू एनकरेज मेन टू बी जस्ट एज स्ट्रॉन्ग एंड केपेबल एज इट इज़। और ये पोएम से वो हमें इनकरेजमेंट देना चाहते हैं कि किस तरह से हमें स्ट्रॉन्ग रहना है, अपने पोटेंशियल, अपनी कैपेबिलिटीज़ पर हमें भरोसा रखना है, राइट? तो ये जो पोएम थी ना, ये ओरिजिनली तमिल में लिखी गई थी। सुब्रमण्यम भारती इज़ अ तमिल वॉज अ तमिल राइटर, लेकिन इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया है ए के रामानुजन ने। तो आपको कई जगहों पर ए के रामानुजन का नाम दिखता है, कई जगहों पर सुब्रमण्यम भारती का नाम दिखता है एज अ पोएट। आपको अपने एग्जाम में सुब्रमण्यम भारती का ही नाम लिखना है। हाँ, अगर आप किसी लॉन्ग आंसर टाइप में शुरू करना चाहते हो तो ट्रांसलेटेड बाय ए के रामानुजन भी आप कर सकते हैं। So this poem beautifully personifies the wind, portraying it as a symbol of freedom, revolution and transformation. अब देखो
मैं मानती हूँ कि ये लाइफ की हार्डशिप्स के लिए बात हो रही है इस पोएम में, लेकिन सुब्रमण्या भारती का मेन जो मोटिव था वो कॉलोनियल रूल से फ्रीडम का भी था। तो अपनी इस पोएम का यूज़ उन्होंने मोटिवेशन के लिए भी किया, किसके लिए, ताकि लोग जो है वो रेवोल्यूशन ला सके, अपनी लाइफ में चेंज ला सके, और जो वो गुलामी वाली लाइफ जी रहे थे उससे वो लिबरेट हो सके, वो फ्री हो सके, राइट। तो यही इस पूरी पोएम में है। फटाफट से हम लोग कुछ थीम्स भी देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। कई बार आपको लॉन्ग आंसर टाइप में किसी भी एक थीम को जस्टिफाई करने बोल दिया जाता है, तो वो आप कैसे करोगे अगर आपको थीम्स ही पता नहीं होंगी। तो ये जो पोएम है वो किन एरियाज़ पर बात करती है। सबसे पहले तो हमें विंड को वो एज अ सिंबल प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, जैसा कि हमने अभी पीछे डिस्कस किया। विंड को लाइफ के हार्डशिप्स से कंपेयर किया है सीधा, और पोएम में आप ऐसा नहीं देखोगे कि विंड इज लाइक हार्डशिप्स, ऐसा कहीं भी सेंटेंस आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जब हम लाइक यूज़ करते हैं तो वो कौन सा पोएटिक डिवाइस होता है, ज़रा जल्दी से मुझे कमेंट्स में बता दो। हमें पूरी पोएम में जब हम पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन, इसके बाद मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन कराऊंगी, वहाँ पर आप देखोगे कि डायरेक्टली एकदम बात करी जा रही है विंड से। कहीं पर भी ऐसा नहीं लग रहा है कि प्रॉब्लम्स के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन इन डेप्थ मीनिंग प्रॉब्लम्स ही बता रहा है। नाउ द पोएम यूजेस द विंड एज अ मेटाफर फॉर द चैलेंजेस एंड हार्डशिप्स वी फेस इन लाइफ, and wind can be destructive, knocking down weak structures and extinguishes small flames। जैसा कि हमने बताया आपको कि विंड जो है वो डिस्ट्रक्टिव हो सकती है, जितनी भी वीक फ्लेम्स है, फिर चाहे वो वीक लिटरल फ्लेम्स हो या वीक माइंडेड पीपल हो, उन सभी को वो आराम से नॉक डाउन कर देती है। कोई लाइफ की प्रॉब्लम्स के सामने टिके नहीं रह पाते हैं जो वीक लोग होते हैं। वीक से यहाँ मतलब क्या है, जो होप्स लूज कर देते हैं, होपलेस हो जाते हैं, डर जाते हैं। ओके, दूसरा थीम हम क्या देख रहे हैं, स्ट्रेंथ इन द फेस ऑफ डिफिकल्टी। कि देखो जब भी हमारे पास लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो अल्टीमेटली वो हम उससे निकल कैसे सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ की मदद से, करेज की मदद से, अपनी पार की मदद से। सो भारती एम्फसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पर भारती जो है पूरी की पूरी पोएम में हमें ये बता रहे हैं कि भाई स्ट्रॉन्ग हमें कैसे रहना है, बस हमें वीकलिंग्स में नहीं काउंट होना है। और वीकलिंग्स से मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भाई कोई इम्पेयरमेंट है हमारी बॉडी में, ऐसा नहीं है। क्लियर मीनिंग ये है कि हमें मेंटली स्ट्रॉन्ग होना है, फिजिकली एंड मेंटली, टू विथस्टैंड यानी टू फेस द विंड्स ब्लोज ना। विंड को देखो डबल कोट्स में रखा है क्योंकि ये प्रॉब्लम की बात हो रही है कि लाइफ में कोई भी हार्डशिप हो, प्रॉब्लम हो, हमें स्ट्रॉन्ग बने रहना है, क्योंकि वीक पीपल और चीज़ें जो होती है ना वो क्रम्बल हो जाती हैं। क्रम्बल डायरेक्टली इस फॉर्म में यूज़ किया हुआ एक वर्ड है कि मतलब टूट जाती है, चकनाचूर हो जाती है वीक चीज़ें, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग होते हैं वो और भी ज़्यादा रेजिलियंट हो जाते हैं, वो बिल्कुल आराम से फेस टू फेस प्रॉब्लम से डील कर सकते हैं। तीसरा हमारे पास है बिल्डिंग इनर फोर्टिट्यूड। नाउ फोर्टिट्यूड वर्ड आप लोग अपने आंसर्स में यूज कर सकते हो। फोर्टिट्यूड वर्ड का मतलब होता है करेज। तो आपको इनर करेज बढ़ाना है, आपको बाहर से मोटिवेशन क्यों चाहिए, आप अपने ही करेज पर काम करो। द पोएम अर्जेस रीडर्स टू डेवलप देयर इनर स्ट्रेंथ एंड बिल्ड अ फर्म फाउंडेशन। तो पोएट जो है वो बार बार अपने रीडर्स से ये रिक्वेस्ट करते हैं थ्रू हिज पोएम कि आपको अपनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग रखनी है, कि कोई भी आकर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो लाइफ की। देखो होता क्या, जब बहुत तूफान आता है तो अगर किसी भी घर की नींव स्ट्रांग हो, बेस स्ट्रांग होता है, तो कोई भी अर्थक्वेक हो, कोई और भी नेचुरल कैलामिटी हो, वो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हाँ, जिस घर की रूट्स ही खराब होंगी, बहुत ही बेकार उसमें मटेरियल यूज़ हुआ होगा, तो डेफिनेटली वो ढह जाएगी। बिल्कुल वैसे ही हमें अपने इनर करेज, अपनी इनर स्ट्रेंथ पर काम करना है। अगर हमें पता है हम बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हैं मेंटली, तो फिर कोई भी प्रॉब्लम हमें तोड़ नहीं सकती। हम लाइफ के कोई भी इनएविटेबल चैलेंजेस को आराम से एक्सेप्ट कर सकते हैं। नाउ इनएविटेबल वर्ड का मतलब होता है अनअवॉइडेबल, ऐसी प्रॉब्लम्स जो आप अवॉइड नहीं कर सकते। हम ये भी नहीं बोल सकते कि हमारे पास प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, डेफिनेटली आएंगी, बस हमें उनको फेस करना आना चाहिए, हमें अपनी प्रॉब्लम से फ्रेंडशिप करनी आनी चाहिए। अब हम जल्दी से इस पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। सो wind, come softly, don't break the shutters of the windows, don't scatter the papers, don't throw down the books on the shelf. There, look what you did. You threw them all down. You tore the pages of the books. You brought rain again. You're very clever at poking fun at weaklings. तो यहाँ पर ना जो हमारे पोएट हैं, ऐसा लग रहा है जैसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं विंड से कि देखो भाई आराम से आओ, मना नहीं कर रहे हैं, आओ भाई लाइफ की प्रॉब्लम्स आओ,
लेकिन आराम से आओ, इतना तूफान मत मचाओ। तुमने देखो क्या किया है, शटर्स तोड़ दिए हैं। सो डोंट डू दैट, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज़। खिड़की के जो पेन्स होते हैं ना, उनको बोला जाता है। सपोज दिस इज़ द विंडो, ये आपके शटर्स हैं, ठीक है। तो आपने ये खिड़की के दरवाजे सब तोड़ दिए, मत तोड़ो इन्हें। डोंट स्कैटर द पेपर। स्कैटर मतलब होता है इधर उधर। व्हेन थिंग्स आर स्प्रेड हियर एंड देयर, तो हम उसको बोलते हैं स्कैटर। तो पेपर्स आप इधर उधर मत करो। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ। शेल्फ के ऊपर रखी हुई बुक्स आपने नीचे गिरा दी। ओके, तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं पोएट कि भाई डोंट डू दैट, इतना डिस्ट्रक्शन मत पहुंचाओ। देयर लुक व्हाट यू डिड, ये तुमने क्या किया, सब देखो नीचे गिरा दी हैं चीज़ें। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, आपने बुक्स के पेजेस सारे टेयर कर दिए हैं। आप फिर से बारिश लेकर आ गए हो। एंड यू आर वेरी क्लेवर, बहुत चालाक हो भाई विंड, कि तुम वीकलिंग्स का मजाक उड़ा रहे हो। पोकिंग फन का मतलब होता है टीजिंग, है ना। टीजिंग मतलब चिढ़ाना, कि तुम बेसिकली बहुत ही ज़्यादा प्रैंक्स कर रहे हो भाई वीकलिंग्स पर, ये मत करो। यूजुअली क्या देखा जाता है, जो स्ट्रॉन्ग सेक्शन ऑफ द सोसाइटी होता है वो लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, इन्फीरियर जो लोग होते हैं, इन्फीरियर जो भी चीज़ होती है उसका अक्सर बुली किया जाता है, उसको मजाक उड़ाया जाता है। तो यहाँ पर पोएट्स ने भी थोड़ा सा ऐसा ही डिनोट किया है कि देखो तुम बहुत चालाक हो, तुम वीक लोगों को बड़ा परेशान कर रही हो, तुम उन्हें टीज कर रही हो ना। वीकलिंग से मतलब वीक कोई भी चीज़ हो सकती है, क्योंकि विंड जब आती है तो वो स्ट्रक्चर्स को डैमेज करती है। और कौन से स्ट्रक्चर्स डैमेज होते हैं, जो वीक होते हैं, राइट। और यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं पोएट कि देखो लाइफ की जो हार्डशिप है उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई आराम से आओ, क्योंकि तुम्हारे आने से देखो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा तबाही मच रही है। जितनी भी वीक चीज़ें हैं, फिर चाहे वो पेपर्स हो, देखो पेपर भी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एलिमेंट नहीं होता है, ठीक है। बुक्स भी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, बहुत हैवी या ऐसा स्ट्रक्चर वाइज कोई बहुत प्रोटेक्टेड नहीं होती है, राइट। पेजेस वगैरह हो गए, तो तुमने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया। और ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, ये वीकलिंग्स हैं, ये वीक चीज़ें हैं। इसका हम एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं। सो the poem begins with the poet pleading with the wind. Now pleading is basically requesting. तो पोएट जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं विंड से और बेग कर रहे हैं। बेग का मतलब ही वही है कि वो बार बार अर्ज कर रहे हैं कि आराम से आओ भाई, rather than with a forceful blow, इतने फोर्स के साथ डोंट एंटर। और फिर वो स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स देते हैं। आपसे ना क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि क्या क्या डिस्ट्रक्शन क्रिएट होता है व्हेन विंड अराइव्स। तो विंड के आने पे देखो क्या हो गया, डिस्ट्रक्शन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग विंड कैन कॉज सच एज शैटरिंग विंडो शटर्स सारे टूट जाते हैं, स्कैटरिंग पेपर्स इधर उधर उड़ जाते हैं, बुक्स जो है शेल्फ से नीचे गिर जाती हैं। एंड द स्टैंजा कंक्लूड्स विद अ पावरफुल क्वेश्चन। और यहाँ पर स्टैंजा में आपने देखा पीछे जब वो पोकिंग फन एट वीकलिंग्स वाला जो लाइन है, तो एक बहुत ही पावरफुल क्वेश्चन यहाँ पर रेज किया जाता है विंड को कि भाई तुम अपने जो भी ये डेवास्टेशन है इनको पीछे छोड़ दो। तुम अल्टीमेटली क्या कर रही हो, देखो तुमने क्या किया है। यहाँ पर एक क्वेश्चन रेज किया है, लुक व्हाट यू डिड, ये तुमने क्या किया, तुमने सब कुछ डैमेज करके रख दिया है ना। पेजेस तुमने सारे फाड़ दिए हैं, प्लस यू आर मेकिंग फन ऑफ ऑल द वीक थिंग्स। आगे स्टैंजा की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts, the wind god winnows and crushes them all. He won't do what you tell him. यहाँ पर और फर्दर उन्होंने एग्जाम्पल्स दिए कि क्या नुकसान और किया है विंड ने। फ्रेल का मतलब होता है बहुत ही वीक और कमज़ोर, ठीक है। क्रम्बलिंग का मतलब क्या है, जो चीज़ें टूट कर बिखर रही हैं, है ना। जैसे हम लोग अगर देखते हैं कि कोई वॉल है तो उसमें इस तरह के क्रैक्स के निशान पड़े होते हैं, तो ये हम इसको भी क्रम्बलिंग बोल सकते हैं। बेसिकली कोई भी चीज़ जो टूट कर दो हिस्सों में बढ़ रही है तो उसके लिए क्रम्बलिंग। तो विंड के आने की वजह से देखो घर टूट रहे हैं, दरवाजे टूट रहे हैं, राफ्टर्स टूट रहे हैं। राफ्टर्स क्या होता है, स्लोपिंग बीम सपोर्टिंग अ रूफ, छत को सपोर्ट करने के लिए जो बीम्स लगी होती हैं वो भी टूट रही हैं। क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स। तुम्हारे अराइवल से, अगर इसको आप लिटरल सेंस में ले रहे हो कि भाई लाइफ में प्रॉब्लम्स आने से क्या हो रहा है कि लोग भी सफ़र कर रहे हैं। और कई बार ऐसा होता है कि बहुत भयंकर विंड आ जाती है, उसका फॉर्म एकदम चेंज हो जाता है और वो कुछ नेचुरल कैलामिटी बन जाता है, तो लोग भी सफ़र करते हैं, लोग भी कई बार लोगों की डेथ हो जाती है ना। एंड क्रम्बलिंग हार्ट्स, और जो फेस नहीं कर पाते प्रॉब्लम्स, उनके वो इस अपने अंदर जिनके स्ट्रेंथ नहीं होता है वो ये सब फेस ही नहीं कर पाते, वो हम वीकलिंग्स में उनको कैटेगराइज करते हैं। द विंड गॉड विनोज, अब ये वाली लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका क्या मतलब है कि विंड गॉड जो है ना, वो ऐसा लगता है कि विनोइंग का प्रोसेस
यूज़ कर रहा है, विंड को एकदम एलिवेट कर दिया है, विंड की पोजीशन को एकदम गॉड वाली पोजीशन दे दी है, क्योंकि वो विनो कर रहे हैं ना। विनोइंग आई एम श्योर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, ये सेपरेशन करता है ग्रेन को शाफ्ट से, राइट। हस्क सेपरेट किए जाते हैं, जो भी आपका ग्रेन होता है उसको एक जगह इकट्ठा हो जाता है, और हस्क जो होता है वो आपका बहुत ही लाइट वेटेड ऑब्जेक्ट है, तो वो उड़कर साइड हो जाता है। तो बिल्कुल ऐसे ही एक सॉर्टिंग का प्रोसेस यहाँ पर फॉलो कर रही है विंड, एंड क्रशेस देम ऑल, और सबको डिस्ट्रक्ट कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। ही वोंट डू व्हाट यू टेल हिम। विंड जो है वो ऐसा कुछ नहीं करेगा जो आप उसे करने को कहोगे, क्योंकि लाइफ की प्रॉब्लम्स भी ऐसी होती हैं। जस्ट बिकॉज आप खड़े होकर बोलोगे कि नहीं भाई हमें नहीं चाहिए प्रॉब्लम, जाओ, तो वो नहीं जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। विंड के साथ भी सेम चीज़ है कि भाई आप बोलो विंड को कि चले जाओ यहाँ से, वो नहीं जाएगा, वो आपके सामने है, तो अब आपको उसे फेस करना ही होगा। सो इनिशियली द पोएट यूजेस अ प्लेफुल कंपैरिजन। तो शुरू में तो हमने देखा था कि बड़े फन वे में उन्होंने कंपेयर कर दिया, विंड को बोला कि भाई बच्चे की तरह एकदम, कि मत आओ, ऐसे नहीं आओ, आराम से आओ, इस तरह से जो छोटे बच्चे से बात करते हैं। हाउएवर मूड जो है वो क्विकली चेंज हो जाता है पोएट का, एज ए डिस्क्राइब द विंड्स ट्रू नेचर। जब वो फर्दर विंड के ट्रू नेचर को हमें दिखाते हैं कि भाई ये कितनी वाइल्ड है, कितनी ज़्यादा एनर्जेटिक है, एज एन बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावर के साथ वो अराइव कर रही है, कर रहा है। द पोएट एम्फसाइजेस द डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ द विंड बाय रेपिटेडली मेंशनिंग थिंग्स दैट क्रम्बल और फॉल। और उसके डिस्ट्रक्टिव पावर की स्ट्रेंथ दिखाने के लिए पोएट ने बार बार क्रम्बल वर्ड को रिपीट किया है, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग विंडोज एंड सो ऑन। तो इस तरह से ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस डालने के लिए कि कितना डिस्ट्रक्टिव है विंड का अराइवल। और आप बार बार देखोगे कि क्रम्बल वर्ड यूज़ हुआ है वीक हाउसेस दिखाने के लिए, डोर्स दिखाने के लिए, रूफ बीम्स यानी कि राफ्टर्स दिखाने के लिए, वुडन स्ट्रक्चर्स, वुड से बने हुए घर दिखाने के लिए, इनफैक्ट वीक बॉडीज़, जो भी कमज़ोर लोग हैं उनके लिए भी उन्होंने ये यूज़ किया है। एंड दिस इमेजरी, और कहीं ना कहीं ये जो इमेजरी है ये हाईलाइट करती है कि जो भी वीक लोग होते हैं ना वो वल्नरेबल होते हैं। वल्नरेबल का मतलब क्या होता है, जिन पर हु आर प्रोन टू अटैक्स, जिन पर कोई भी आराम से अटैक कर लेगा, जो कमज़ोर है, कमज़ोर लोग यही होते हैं, है ना, जो आराम से, जिन पर कोई भी अटैक कर देगा, जिनको आराम से कोई बीमारी लग जाएगी, तो वो वल्नरेबल ग्रुप्स कहे जाते हैं। तो हाईलाइट किया है उन्होंने वल्नरेबिलिटी हर एक वीक चीज़ की इन द फेस ऑफ द विंड्स रिलेंटलेस फोर्स। विंड के इस भयंकर फोर्स के आगे जो भी वीक लोग हैं उनकी वल्नरेबिलिटी हमें पोएट ने दिखाई है। द इन डेप्थ मैसेज इज क्लियर। इन डेप्थ मैसेज क्या है कि जैसे विंड डिस्ट्रॉय करता है वीक को, लाइफ की चैलेंजेस जो हैं वो भी अनप्रिपेयर्ड लोगों को तोड़ के रख देती है। जो लोग ये सोचते हैं कि लाइफ में कभी कुछ प्रॉब्लम होगी ही नहीं, सब कुछ अच्छा होगा, और सडनली उनके सामने लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो बिल्कुल ब्रेक हो जाते हैं, एज इन ब्रेक डाउन हो जाता है। और फिर आप देखते हो कि किस तरह की प्रॉब्लम से वो फेस करते हैं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इनसिक्योरिटीज़, ये सब कुछ उनकी लाइफ का एक कॉम्पोनेंट बन जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट, और उनके डेफिनेटली ग्रोथ को वो हैम्पर करता है। ओके, इसके बाद अगला स्टैंजा देखो क्या है, सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। अब ऐसा नहीं है कि पोएट आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, है ना, वो आपको सोल्यूशन भी दे रहे हैं। पोएट कह रहे हैं देखो मैं मानता हूँ कि लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है, जैसे विंड आया वैसे ही, तो कैसे बचें, क्या करें इस सिचुएशन में। तो पोएट कह रहे हैं कि चलो हम ना स्ट्रॉन्ग घर बनाते हैं। विंड से बचने के लिए हम अपने घर की नींव को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, दरवाज़ों को एकदम फर्मली हम लगा देते हैं, लेट्स जॉइंट द डोर्स फर्मली, एकदम स्ट्रांगली हम लोग दरवाजे बंद कर देते हैं। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, हम अपनी बॉडी को भी डिटर्मिन्ड एंड स्ट्रांग बनाते हैं कि प्रॉब्लम्स तो कभी भी आ सकती हैं, आप हमेशा प्रिपेयर्ड रहो कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। मेक द हार्ट स्टेडफास्ट। स्टेडफास्ट का मतलब भी वही होता है, अपने दिल को भी आपको मजबूत रखना है, स्ट्रांग रखना है। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस। एक बार करके देखो, देखो विंड हमारी दोस्त बन जाएगा, विंड हमारा दोस्त बन जाएगा। मैं थ्रू आउट उसको पता नहीं क्यों फेमिनिन जेंडर दे रही हूँ, मेरी पेड बैच में भी यही हुआ था। तो आपको याद रखना है कि ये मेल के तौर पर दिखाया गया है क्योंकि मैस्कुलिन पावर हमें दिखाई गई है। सो विंड जो है वो हमारा दोस्त बन जाएगा बड़े आराम से अगर हम ये सब स्टेप्स फॉलो करेंगे। तो विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, जो कमज़ोर फायर्स होती हैं विंड उनको बुझा देती है। मतलब विंड उन्हें बुझा देता है। इसका क्या मतलब है, जो वीक लोग होते हैं विंड बड़े आराम से उन्हें क्रश कर देता है। ही मेक स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश। लेकिन जो तेज़ भयानक आग होती है वो और तेज़ हो जाती है, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं जिनके अंदर खूब स्ट्रेंथ होती है वो और स्ट्रॉन्ग होते चले जाते हैं। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड।
विंड से फ्रेंडशिप करना इज़ गुड बिकॉज आप डेफिनेटली ट्रांसफॉर्म होगे, आप और स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। वी प्रेज हिम एवरी डे। अब क्योंकि वो हमारा फ्रेंड बन गया है, हमें ट्रांसफॉर्म करेगा, तो डेफिनेटली ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर है, एंड वी प्रेज हिम एवरी डे। ओके, द पोएट एलिवेट्स द विंड। एलिवेट्स का मतलब होता है कि किसी का दर्जा बढ़ा देना, तो विंड को एलिवेट कर दिया है पोएट ने एक पावरफुल गॉड, जैसा विंड गॉड विनोज वाली लाइन बोली ना, तो विंड को गॉड का दर्जा दे दिया यूजिंग द टर्म विंड गॉड। ठीक है, ही पोर्ट्रेज वीक पीपल एज पावरलेस। वो क्या बोलते हैं कि इस फोर्स के आगे जो कमज़ोर लोग हैं वो बिल्कुल पावरलेस हैं। ठीक है, वो झुक जाते हैं, टूट जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे चाफ को सेपरेट किया जाता है व्हीट से ड्यूरिंग विनोइंग। आपने साइंस में ये प्रोसेस पढ़ा हुआ है। सो दिस कंपैरिजन, ये कंपैरिजन जो है वो विंड की एबिलिटी दिखाता है कि भाई वीकनेस और स्ट्रेंथ हमें पता चल जाती है। अगर जो वीक लोग हैं वो तो बिल्कुल हार मान जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, जो स्ट्रांग लोग हैं वो डट के सामना करते हैं। हाउएवर द पोएट डजंट एडवोकेट फियरिंग द विंड। पोएट ये नहीं बोल रहे कि डरो, विंड से डरो, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। इंस्टेंट वो एक स्ट्रैटेजी बता रहे हैं कि देखो भले ही वो स्ट्रांग है, हम क्या करते हैं ना, विंड को फ्रेंड बना लेते हैं अपना, और उसको फ्रेंड बना लेंगे तो ऑब्वियस है, देखो लाइफ में आप अपनी प्रॉब्लम्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, वो फ्यूटाइल है ना। तो यहाँ पर वही बोल रहे हैं कि आप विंड को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, फ्यूटिलिटी है, फ्यूटिलिटी ऑफ ट्राइंग, मतलब वेस्टेज है। विंड तो आएगा ही आएगा, प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी, है ना। इट्स जस्ट दैट एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन इसका आप लगाओ, आप अपने घरों को स्ट्रांग बनाओ, आप दरवाजे एकदम सिक्योर बनाओ। मतलब क्या है इसका, जाके अपने फिर से लेबर मिस्त्री नहीं लगवाने हैं आपको, ठीक है, ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं। मतलब क्या है कि आपको अपनी इनर एंड आउटर स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग बनाना है लाइफ के चैलेंजेस को फेस करने के लिए। एंड द कोर मैसेज इज दैट बाय डेवलपिंग रेजिलियंस, अगर आप रेजिलियंस डेवलप करते हो, रेजिलियंस का मतलब होता है द एबिलिटी टू फेस चैलेंजेस, एकदम रेडी हो आप कि कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए हम फेस कर जाएंगे, और प्रिपेयर करते हो खुद को, तो डेफिनेटली आप सारे इनएविटेबल स्टॉर्म्स से डील कर जाते हो। कोई भी प्रॉब्लम आए आप आराम से अपनी प्रिपरेशन से उससे डील करते हो। ठीक है, तो हमें पोएट ने सल्यूशन भी दे दिया है, और इसके बाद वो क्या फर्दर ऐड करते हैं, द पोएम हाईलाइट्स द इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड्स। और डेफिनेटली ये भी हमें पता चल गया कि वीक लोगों का क्या हाल होता है, स्ट्रॉन्ग लोगों के साथ क्या होता है। वीक जो है ना वो बहुत ही ओपन टू डैमेज होता है, ससेप्टेबल टू डैमेज, कि वीक्स को डैमेज और डिस्ट्रक्शन मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वो झेल नहीं पाते हैं, हार मान जाते हैं। और इसको हम एक मेटाफर के तौर पर भी इंटरप्रेट कर सकते हैं चैलेंजेस से, डेफिनेटली। अब जो लेकिन स्ट्रॉन्ग होते हैं, एकदम स्ट्रॉन्ग घर के जैसे, वो विंड के फोर्सेस को झेल जाते हैं, राइट। सो पोएट जो है यहाँ से बार बार ये नहीं बोल रहे हैं कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को इग्नोर करो, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बात पर थ्रू आउट आपका एम्फसाइज दे रहे हैं, एम्फेसिस डाल रहे हैं, क्या कि इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाओ, अपना रेजिलियंस बढ़ाओ। बाय दिस टाइम मुझे लगता है ये दोनों वर्ड्स आपको याद हो चुके होंगे, ठीक है। और अपनी चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज़ बनाओ ग्रोथ के लिए, और भी ज़्यादा आप स्ट्रॉन्गर होते चले जाओगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक स्ट्रक्चर जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, जिसकी फाउंडेशन वो झेल जाता है किसी भी तरह के नेचुरल कैलामिटी को, इस पोएम के हिसाब से विंड को, राइट। तो ये पूरी पोएम थी, कुछ था नहीं एज सच। आपको पता है एक ही चीज़ बार बार मैंने आपको एक्सप्लेन की थ्रू आउट, कि भाई अल्टीमेटली सुब्रमण्या भारती वांट्स अस टू बी स्ट्रॉन्ग बोथ फिजिकली एंड मेंटली। ही वांट्स अस टू डेवलप आवर रेजिलियंस, आवर करेज, डिटर्मिनेशन, है ना, ये सब कुछ वो हमें डेवलप करने बोल रहे हैं। ही वांट्स अस टू बी फ्रेंड्स विद विंड, वो चाहते हैं कि हम विंड को दोस्त बना लें, वो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी बनकर आएगा, हमारे लाइफ की चैलेंजेस हम बड़े आराम से झेल सकते हैं, ठीक है। अब ये मत करना कि आज जाकर सीधा आप खड़े हो अपनी बालकनी में और बोल रहे हो आजा विंड, लेट्स बी फ्रेंड्स, वांना हैंग आउट, व्हाट्सअप, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर विंड से मतलब क्या है कि आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स, यहाँ पर पोएट बात कर रहे हैं कि आपको अपनी प्रॉब्लम्स को फ्रेंड बनाना है, ठीक है। लाइफ की हार्डशिप्स को आपको अपना फ्रेंड बना लेना है। स्टेप्स आपको पता चल गए, पूरे पोएट ने अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम लोग कर लेते हैं पोएटिक डिवाइसेस। तो जो भी प्रोमिनेंट एंड इम्पॉर्टेंट पोएटिक डिवाइसेस हैं हमारी इस पोएम में, वो क्या क्या है। देखो, सबसे पहले थ्रू आउट मैंने शुरू में भी बोला कि पोएट ने पर्सोनिफाई किया है विंड को। सो पर्सोनिफिकेशन आप यहाँ पर देखेंगे, राइट। पोएट ने पर्सोनिफाई किया है पूरी की पूरी पोएम में, जब वो बोलते हैं कि ही वॉन्ट लिसन टू अस। अब विंड को जेंडर कैसे दिया भाई, लेकिन दिया है
क्योंकि हम पर्सोनिफाई कर रहे हैं। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? जब हम लोग अपने किसी नॉन ह्यूमन एंटिटी को सारे ह्यूमन एट्रीब्यूट्स दे देते हैं तो उसको पर्सोनिफिकेशन बोला जाता है। तो यहाँ पर विंड, जो कि कोई जेंडर जिसका नहीं है, है ना, हमें नहीं पता कि क्या जेंडर है, हमने उसको फिर भी मेल प्रोनाउंस दिए हैं, ही से उसको रेफर किया है और उसको एकदम पर्सन जैसा ट्रीट कर रहे हैं, उसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, डांट रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं। सो दैट इज पर्सोनिफिकेशन। इसके बाद है रेपिटेशन। ये तो बहुत ईजी है, नाम से समझ में आ रहा है। रिपीट जब कोई वर्ड हो रहा हो तो देखो पूरी पोएम में हमने क्या देखा? क्रम्बलिंग वर्ड इज रिपीटेड मेनी टाइम्स। क्यों? मैंने आपको ये भी बताया था, स्ट्रेस डालने के लिए। कई बार ना क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई ये क्रम्बलिंग वर्ड रिपीट करके पोइट क्या बताना चाह रहे हैं? वो स्ट्रेस डालना चाह रहे हैं, वो एम्फेसिस डालना चाह रहे हैं कि कितना डिस्ट्रक्शन विंड ने क्रिएट किया है, राइट? सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेपिटेशन। अगला हमारे पास है सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म क्या होता है? कई बार पोएट्स या राइटर्स जो हैं कोई भी नेचर के एलिमेंट्स लेकर कुछ बहुत इन डेप्थ बात कन्वे करना चाहते हैं। तो सुब्रमण्या भारती ने विंड को एज अ सिंबल दिया है। जैसे हमारे पास डव जो बर्ड होती है वो सिंबल होती है पीस की, है ना? तो इसी तरह से विंड को उन्होंने एज अ सिंबल पोर्ट्रे किया है लाइफ की प्रॉब्लम्स एंड हार्डशिप्स के लिए। क्लियर? देन वी हैव एलिटरेशन। एलिटरेशन तो यार फेवरेट तुम लोगों का, कैसे भूल सकते हो? बिल्लो बग्गे बिल्लिया वाला सॉन्ग याद करो, एलिटरेशन वहाँ से तुम्हें याद आ जाएगा। इसमें क्या होता है? आपके कॉन्सोनेंट साउंड का रेपिटेशन आपको देखने मिलेगा वर्ड्स की बिगनिंग में, और वो वर्ड्स क्लोजली कनेक्टेड होंगे। ऐसा नहीं है कि एक वर्ड शुरू में है, एक वर्ड लास्ट स्टैंजा में लास्ट वर्ड है तो वो आप एलिटरेशन बोलोगे, नहीं, ठीक है, उसको हम एलिटरेशन नहीं बोलेंगे। अब एलिटरेशन ढूंढने का काम आपका है, क्योंकि ये आप लोग पुरानी पोएम्स भी जो हमने की उसमें भी आपने देखी हैं। फटाफट से मुझे बताओ इस पोएम में एलिटरेशन के एग्जाम्पल्स कौन से हैं? जल्दी से कमेंट्स में आप ये बता दोगे। इसके बाद है एनाफोरा। नाउ एनाफोरा क्या होता है? बच्चे एलिटरेशन और एनाफोरा में बड़ा कंफ्यूज होते हैं। एनाफोरा में आपको देखने मिलेगा वर्ड का रेपिटेशन। एलिटरेशन में साउंड का रेपिटेशन था, इसमें वर्ड का रेपिटेशन है, और वो भी कहाँ पर? दो या दो से ज़्यादा कॉन्जिक्यूटिव लाइंस में जब कोई वर्ड रिपीट हो रहा हो। देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। ये वाला अगर आप स्टैंजा पढ़ोगे, ये वाला स्टैंजा अगर आप पढ़ोगे तो देखो कंटिन्यूअस 3 लाइंस में आपका एक वर्ड रिपीट हो रहा है और वो है डोंट, 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 डोंट। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनाफोरा। ठीक है, ये आपका एनाफोरा का एग्जाम्पल है। एलिटरेशन का एग्जाम्पल भी आपको मिल जाएगा, लेकिन वो आपको ढूंढना है कमेंट्स में, मुझे बताना है कि एलिटरेशन का एग्जाम्पल कहाँ पर है, राइट? और ये याद रखना है कि आपको एलिटरेशन के केस में कॉन्सोनेंट साउंड्स पर फोकस करना है। बिगनिंग ऑफ द वर्ड, शुरू में क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स होने चाहिए, राइट? तो ये आपके सारे इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइसेस थे जो भी इस पोएम से रिलेटेड हैं। सारे इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइसेस जो भी इस पोएम से रिलेटेड हैं, तो मेक श्योर आप एक एक करके सबका नोट अपने पास अच्छे से रख लेना। कॉन्जिक्यूटिव लाइंस, यहाँ पर जो वर्ड यूज हुआ है इसका मतलब ये है, मीन ये जो फ्रेज है कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक। जैसे हमने देखा था वो डोंट वाला, तो लगातार 3 लाइंस थी, तो डोंट, डोंट, डोंट। सो ये आपका एनाफोरा हो जाता है। सो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइसेस थी। मेक श्योर आप इनको अच्छे से कर लो। आपके पास रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और इसी तरह से हमने अपनी विन पोएम को कंप्लीट कर लिया है। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के सारे पॉइंट्स भी आपके पास अवेलेबल हैं। थीम्स पर हमने बात कर ली एंड पोएटिक डिवाइसेस भी हमने कवर कर लिया। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मेक श्योर आप अच्छे से इस पोएम को रिवाइज करो एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।